हेलो दोस्तों, आर के अनाउंसमेंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है राहुल, जो कि आपको पता ही है। तो आज की जो सीरीज़ है, जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपकी अगले एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 6.2 को लेकर हाजिर हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि एक्सरसाइज 2.2 में क्या बताया गया। इससे पहले 6.1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हो। इसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें आपको इससे पहले की 5 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड है और 6.1 भी अभी रिसेंटली अपलोड हुआ है, तो वो जाकर देख सकते हो। नोट्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दिया गया है, जहाँ पर टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, और नोट्स के लिंक तो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। 6.2 भर्ती, अवधारणा एवं स्रोत। 6.2 जो चैप्टर है, ये मोस्टली जो इसमें बताया गया हुआ है भर्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, आंतरिक भर्ती क्या होती है, बाहरी भर्ती क्या होती है, ठीक है, भर्ती की क्या प्रक्रिया है, क्या है इसमें, क्या क्या किया जाता है, वही सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि भर्ती क्या होती है। इसका अभिप्राय भावी कर्मचारियों की खोज करने तथा उन्हें संगठन में जॉब हेतु प्रार्थना पत्र देने के लिए प्रोत्साहित करने वाली प्रक्रिया से है। भर्ती क्या होती है? भर्ती वह चीज़ होती है जिसमें कि कर्मचारियों की खोज की जाती है और उनको संगठन में जॉब के लिए अप्लाई करने हेतु प्रोत्साहित करने के कार्य को किया जाता है। जैसे कि मोस्टली इसका जो मोस्ट एग्जांपल दूँ, मस्ट जो है वो है एडवर्टाइजमेंट। आपने हर जगह देखा होगा, एड्स चला दिए जाते हैं आजकल। अखबारों में भी ऐड दिया जाता है, टीवी में भी दिया जाता है, और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर ऐड दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे ऐप हैं, जैसे कि naukri.com हो गया, ठीक है, बहुत सारे हैं जिसके ऊपर इसके एड्स चलाए जाते हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका काम होता है वो ये होता है कि वो कर्मचारियों को खोजता है, ठीक है, और अपने संगठन में अप्लाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यही भर्ती कहलाती है। ठीक, क्या है भर्ती की प्रक्रिया? सबसे पहला, कर्मचारियों की मांग। भर्ती प्रक्रिया कर्मचारियों की मांग के निर्धारण से प्रारंभ होती है। सभी विभागीय प्रबंधक ये बता देते हैं कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है। सबसे पहले यह पता लगाया जाता है कि कर्मचारी हमें चाहिए कितने, कितनी मात्रा में कर्मचारियों की आवश्यकता है। ठीक है। दूसरा है भर्ती के स्रोतों की पहचान। जब कर्मचारियों की मांग का पता चल जाता है, फिर प्रबंधक अपने अनुभव के आधार पर यह निश्चित करता है कि कौन से स्रोत से कर्मचारियों की भर्ती किया जाए। सबसे पहले कर्मचारी कितने चाहिए वो पता करना होता है। दूसरे स्टेप पे हम ये पता करते हैं कि हम कौन से स्रोत से कर्मचारियों की भर्ती करें, क्या आंतरिक भर्ती करें, बाहरी भर्ती करें, प्लेसमेंट भर्ती करें, कौन सी भर्ती करें जिससे कि हमें ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है। आइए तीसरा स्टेप देखते हैं क्या है। तीसरा स्टेप है इच्छुक लोगों को आमंत्रण। स्रोतों का पता लग जाने के बाद इच्छुक लोगों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसके लिए एक सूचना तैयार किया जाता है जिसमें सारी जानकारियां दी जाती हैं। मतलब कि वही एडवर्टाइजमेंट किया जाता है। ठीक है, इच्छुक लोगों का आमंत्रण, आपने एडवर्टाइजमेंट दे दिया, अब जो भी इच्छुक होगा, जो आना चाहता होगा, अप्लाई करना चाहता होगा, वो इसमें आकर अप्लाई कर देगा। ठीक है। योग्य आवेदकों की सूची तैयार करना है। जब आवेदक पत्र प्राप्त हो जाते हैं, उनमें से योग्य आवेदकों की सूची तैयार करके चयन के लिए भेज दिया जाता है। और जब बहुत सारे उम्मीदवार अप्लाई कर देते हैं, तो फिर उनमें से जो योग्य होते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल हैं, उनकी सबकी लिस्ट बनाई जाती है और चयन के लिए भेज दिया जाता है। जो अगला एक्सरसाइज है 6.3, वह चयन के ऊपर है, जो कि इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें चयन प्रक्रिया आएगी जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नियुक्तिकरण प्रक्रिया की तरह है। तो उसको हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो ये थी हमारी क्या, संगठन प्रक्रिया कह रहा हूँ, भर्ती प्रक्रिया। ठीक है, अब देख लेते हैं कर्मचारी भर्ती के स्रोत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज का, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत क्या होते हैं। आंतरिक स्रोत देखते हैं कि क्या होता है। इसका अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए संगठन के अंदर उपलब्ध उम्मीदवारों से प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से है। आंतरिक भर्ती का मतलब कि कर्मचारियों की भर्ती संगठन के अंदर से ही की जाए, मतलब कि संगठन के अंदर जो पहले काम कर रहे हैं उन्हीं में से किसी को चुन लिया जाए। ठीक है, यह आंतरिक स्रोत कहलाता है। आंतरिक भर्ती के स्रोत क्या है? स्थानांतरण, पदोन्नति और अस्थायी अलगाव। ठीक है, स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफर, पदोन्नति मतलब कि प्रमोशन, और अस्थायी अलगाव होता है मतलब कि
कुछ टाइम के लिए कंपनी में रखना और फिर जैसे ही काम खत्म तो उनको छुट्टी दे देना कि तुम घर जाओ, जब काम आएगा तो हम फिर दोबारा बुला लेंगे। आइए एक एक करके इनको भी आगे हम जान लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे हम स्थानांतरण क्या होता है। इसका अभिप्राय कर्मचारियों को एक विभाग से दूसरे विभाग व एक शाखा से दूसरे शाखा में पहले जैसे पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, मतलब ट्रांसफर कर देना। पदोन्नति नहीं, स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर देना, एक विभाग से दूसरे विभाग, दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देना, ठीक। यह ट्रांसफर यानी कि स्थानांतरण कहलाता है। अगला है पदोन्नति। पदोन्नति वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत निचले पद पर कार्य कर रहे किसी कर्मचारी को उच्च पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, जहां उसका पद बड़ा हो जाता है और दायित्व बढ़ जाते हैं। पदोन्नति का मतलब प्रमोशन। पहले छोटे पद पर थे, अब प्रमोशन हो गया, अब बड़े पद में चले गए। बड़े पद के साथ साथ आपके कार्यभार भी बढ़ जाते हैं, सैलरी भी बढ़ जाती है। यह पदोन्नति यानी प्रमोशन कहलाता है। अगला है और अंतिम है अस्थायी अलगाव। इसका अर्थ उपक्रम में काम न होने के कारण कर्मचारियों को उपक्रम से कुछ समय के लिए दूर करना है। यहाँ नियोक्ता व कर्मचारी के मध्य इस बात की संपूर्ण सहमति होती है कि जब भी काम उपलब्ध होगा उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब यही है कि जब कंपनी में काम आता है तो वह कर्मचारियों को नियुक्त कर लेते हैं और जैसे ही काम खत्म फिर वो उनको हटा देते हैं काम से, और उनसे ये कहते हैं कि जब दोबारा काम आएगा तो सबसे पहले हम आपको ही पूछेंगे। तो यह होता है अस्थायी अलगाव, ठीक। अब हम देख लेंगे आंतरिक भर्ती के लाभ क्या होते हैं। अभिप्रेरणा में वृद्धि। इस भर्ती से विशेषकर पदोन्नति द्वारा भर्ती से कर्मचारी अभिप्रेरित होते हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं, कर्मचारी मोटिवेट होते हैं, अभिप्रेरित होते हैं। अगला क्या है, औद्योगिक शांति। भर्ती के आंतरिक स्रोत पर प्रयोग किए जाने पर पदोन्नति की खुशी में कर्मचारी वर्ग संतुष्ट रहता है और शांति स्थापित होती है। पदोन्नति द्वारा अगर भर्ती की जाती है तो उससे कर्मचारी संतुष्ट रहते हैं और शांत रहते हैं, कोई भी हंगामा नहीं होता है। वरना कई कंपनियों में ऐसा देखा गया है कि किसी का प्रमोशन नहीं होता है बहुत सालों से, तो क्या करते हैं, हड़ताल कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी दंगा कर देते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे कि कंपनी की शांति क्या होती है, नहीं बन पाती है, ठीक है। तो पदोन्नति द्वारा अगर हम भर्ती करते हैं तो उससे क्या होता है, शांति बनी रहती है, ठीक है, और कर्मचारी भी संतुष्ट रहते हैं। अगला है सरल चयन। संस्था के अंदर काम कर रहे व्यक्तियों के बारे में सारी जानकारी होती है, परिणामतः चयन सरल बन जाता है। जो कर्मचारी हमारे पास पहले से ही काम कर रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी हमें पहले से ही पता होती है, इसलिए यह जो चयन है सरल चयन बन जाती है, आसान हो जाता है। अगला है प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं। प्रस्तुतिकरण का अर्थ नए कर्मचारियों को उस वातावरण से परिचित करवाना जहां उसे काम करना है, जिसकी यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। प्रस्तुतिकरण की आवश्यकता नहीं होती, मतलब कि कर्मचारी के बारे में अगर इंटरव्यू लेना है तो कुछ करवा के देखना है या उसको उसके काम के बारे में बताना है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं करना पड़ता, क्योंकि कर्मचारी पहले से ही उन सभी चीज़ों को जानता है, समझता है, देख चुका है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन सारी चीज़ों में समय बर्बाद नहीं होता है। अगला है मितव्ययी स्रोत। भर्ती का आंतरिक स्रोत मितव्ययी है क्योंकि इसमें कर्मचारियों की खोज व उनके प्रशिक्षण आदि पर खर्च नहीं करना पड़ता। आंतरिक स्रोत से जब भी हम कर्मचारियों की भर्ती करते हैं तो उन पर खर्च बिल्कुल ही नहीं होता, ना के बराबर है, क्योंकि उनके ऊपर हमें दोबारा से उनको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, उनको कुछ बताना समझाना नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ जानते हैं, समझते हैं, ट्रेनिंग ले चुके हैं, ठीक है। तो इससे कम खर्चा होता है, ठीक है। तो ये हमने आंतरिक भर्ती की कहानी पढ़ी। अब इसकी क्या पढ़ते हैं, हानि पढ़ लेते हैं। अभी तक तो हम उसके लाभ पढ़ रहे थे, ठीक। अब क्या हानि है देख लेते हैं। नवयुवक कर्मचारियों को प्रवेश पर रोक, मतलब कि नए नए कर्मचारियों को मौका नहीं मिल पाता है, ठीक है। अगला है नए संगठनों के लिए उपलब्ध ना होना, मतलब कि जो कर्मचारी पहले से जिसमें काम कर रहे थे फिर से दोबारा वो उसी में काम करने लग गए। इससे क्या हुआ कि वह कर्मचारी एक ही कंपनी तक सीमित रह गया, अलग दूसरी कंपनी में जाने का उसे मौका नहीं मिला। कर्मचारियों में प्रतियोगिता की भावना को ठेस। अब कर्मचारियों में प्रतियोगिता की जो भावना थी वह ठेस पहुंचती है उनको, क्योंकि अब जो नियोक्ता थे उन्होंने बाहर से कर्मचारियों को उठाया ही नहीं, जिसके लिए बाहर कर्मचारी आपस में प्रतियोगिता करते रहते हैं, उनसे उनका कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि कर्मचारियों की भर्ती आंतरिक स्रोत से हो गई, मतलब कि संगठन के अंदर से ही कर्मचारियों की भर्ती कर ली गई। इसलिए जो बाहरी स्रोत है, बाहर के लोग हैं, उनके कंपटीशन का, प्रतियोगिता का कोई भी यहाँ पर फायदा नहीं होगा, ठीक है। अति शीघ्र स्थानांतरण से उत्पादकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ज़्यादा जल्दी अगर स्थानांतरण कर दिया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए,
तो उत्पादकता पर, उत्पादन पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। पता चले एक व्यक्ति अभी एक कार्य कर ही रहा था, वो कार्य उसका पूरा हुआ नहीं, उसका तुमने फिर कहीं और ट्रांसफर कर दिया, तो जो यहाँ पे पूरा काम करना था उसका वो भी नहीं हो पाया, और जहाँ पे जाएगा फिर वहाँ पे भी उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने सारी आंतरिक भर्ती के बारे में पढ़ी कहानी। अब हम पढ़ेंगे बाहरी भर्ती के बारे में कि बाहरी भर्ती आखिर क्या होती है। इसका अभिप्राय खाली पदों को भरने के लिए संगठन के बाहर से उम्मीदवारों के प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने से है। अभी तक तो हम संगठन के अंदर के ही कर्मचारियों की नियुक्ति करते थे, अब हम संगठन के बाहर के कर्मचारियों की नियुक्ति करेंगे। वही बाहरीकरण, वो बाहरीकरण कह रहा हूँ, सॉरी, बाहरी भर्ती के स्रोत कहलाते हैं। बाहरी भर्ती के स्रोत का मतलब कि संगठन के बाहर से नए कर्मचारियों की भर्ती करना। ठीक है, क्या है इसके स्रोत? प्रत्यक्ष भर्ती। इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत दैनिक मजदूरी आधार पर भर्ती किया जाता है। प्रत्यक्ष भर्ती का मतलब दिन के आधार पर सैलरी दी जाती है। आ भाई तू काम कर 4 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और ये ले सैलरी और घर जा, ये होती है प्रत्यक्ष भर्ती। अगला है आकस्मिक बुलावा। इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत उम्मीदवार का डाटाबेस तैयार करता है ताकि खाली पद होने पर उन्हें आसानी से भरा जा सके। आकस्मिक बुलावा वह होता है जिसमें कर्मचारियों की पहले से डाटा, मतलब उम्मीदवारों का डाटा पहले से कलेक्ट करके कंपनियों ने रखा होता है। जब भी उनको जरूरत पड़ जाती है वो तुरंत फोन करके उनको बुला लेते हैं, यही आकस्मिक भर्ती कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विज्ञापन माध्यम। विज्ञापन संस्था के बाहर से कर्मचारियों को खोजने का एक प्रभावपूर्ण तरीका है जिससे पदों के लिए बड़ा मात्रा में लोगों का आकर्षण किया जाता है। विज्ञापन माध्यम यानी कि एडवर्टाइजमेंट, आजकल इसी के ऊपर ज़्यादातर कंपनियां निर्भर करती हैं लोगों को नियुक्त करने के लिए। इसमें नियुक्तिकरण यानी कि जो वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में सारी जानकारी बता दी जाती है जिससे कि बड़ी मात्रा में लोग क्या करते हैं, उसके लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, अगला है रोजगार कार्यालय। प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय खोले जाते हैं जहां पर नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं। कंपनियों में पद खाली होता है तो वो रोजगार कार्यालय से संपर्क कर लेते हैं। मतलब कि सरकार ने कई सारी ऐसे कार्यालय, ऐसी एजेंसियां खोल रखी हैं जिनमें नौकरी करने वाले लोग जो करना चाहते हैं उन्होंने अपना नाम वहां पर दिया हुआ है। अब किसी भी कंपनी में जैसी कोई वैकेंसी आएगी तो वो कंपनी इस संस्था से कांटेक्ट करेगी और यहाँ से कर्मचारियों की भर्ती कर लेती है, तो इसको हम रोजगार कार्यालय कहते हैं। अगला है प्लेसमेंट एजेंसी। ये भी रोजगार कार्यालय जैसा ही है लेकिन निजी लोगों द्वारा इसकी स्थापना की जाती है और ये रोजगार कार्यालय की तरह ही कार्य करता है। जो रोजगार कार्यालय था वो गवर्नमेंट था और जो प्लेसमेंट एजेंसी है ये प्राइवेट है, बस दोनों में डिफरेंस इतना है। दोनों के काम सेम है, बस डिफरेंस इतना है कि रोजगार कार्यालय गवर्नमेंट है, सरकारी है, और प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट है। ठीक है, अगला है प्रबंध परामर्शदाता। इसका अभिप्राय भर्ती के उस स्रोत से है जिसके अंतर्गत प्रबंध परामर्शदाता फर्में विभिन्न संगठनों में प्रबंधकीय स्टाफ के खाली पदों को भरने के लिए मदद करती हैं, बदले में फीस प्राप्त करती हैं। कई सारे ऐसे परामर्शदाता होते हैं जो कि बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है उनको, और वह बता देते हैं कि अच्छा तुम्हें ऐसा कर्मचारी चाहिए, इसमें ये होने चाहिए स्किल्स, तो ये कर्मचारी तुम्हें वहाँ मिलेगा, और बदले में क्या करती हैं वो फीस लेती हैं। ठीक है, तो ऐसे भी एक बाहरी भर्ती की जाती है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कैंपस भर्ती। कैंपस भर्ती आजकल ज़्यादातर यही होता है। कैंपस भर्ती का अर्थ शिक्षण संस्थानों के अंदर से भर्ती करने से है। अनेक बड़ी संस्थाएं युवा एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने के इरादे से शिक्षण संस्थानों से संपर्क करती हैं। कैंपस भर्ती का मतलब कोई बच्चा पढ़ रहा है और पढ़ने के बाद तुरंत वहीं से उसकी नौकरी लग जाती है। सुना होगा तुमने कि किसी की पढ़ते पढ़ते ही उसको जॉब मिल गई। तो क्या होती है कि कंपनियां जो होती हैं वो किसी भी प्रशिक्षण संस्थान में जाती है और वहाँ से स्टूडेंट्स को हायर कर लेती है, यही कैंपस भर्ती कहलाता है, कैंपस प्लेसमेंट कहलाता है। अगला है सिफारिश। संस्था में अच्छे श्रम प्रबंध संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधक कभी कभी भर्ती वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिशों से भी करता है। आपने सुना होगा कि कर्मचारी, कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि अपने कर्मचारियों की बात मानती है, उनके सिफारिश पर भी भर्ती कर लेती है। जैसे कि कोई कहता है कि अरे तुझे नौकरी चाहिए, चल मैं लगवा देता हूँ, तो वो कैसे लगवा देगा? क्या कंपनी उसकी है? नहीं, वहाँ का जो मालिक है वो इसकी सिफारिश पर भर्ती कर सकता है। तो यह एक माध्यम है जिसके आधार पर भी नियुक्तिकरण किया जाता है। ठीक है, अगला है श्रम एवं ठेकेदार।
ठेकेदार श्रमिकों व प्रबंधकों के बीच की कड़ी के रूप में होते हैं। जैसे ही प्रबंधक श्रमिकों की मांग करते हैं, ठेकेदार उनकी पूर्ति करता है। श्रम और ठेकेदार दो कड़ी हैं जो कि आपने देखा होगा ज़्यादातर मजदूरी के लिए काम आते हैं। जैसे कि कोई बिल्डिंग बनानी हो तो उसका ठेका दे दिया जाता है ठेकेदार को। अब ठेकेदार क्या करता है, कर्मचारी पकड़ के लाता है और उनसे काम करवा लेता है। तो ऐसी ही कंपनियां होती हैं, ठेका दे देती हैं, किसी को भी ठेकेदार से संपर्क कर लेते हैं कि भैया हमें इतने कर्मचारी चाहिए। ठेकेदार क्या करेगा, तुरंत कहीं ना कहीं से कर्मचारी पकड़ के लाएगा और वो उनको दे देगा। ठीक है, तो ये श्रम और ठेकेदार के बीच की बात है। अगला है प्रसारण। आजकल बड़े संगठन टेलीविजन पर खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रसारण के दौरान खाली पद, वांछित योग्यता एवं अनुभव, पारिश्रमिक आदि की जानकारी दी जाती है। मतलब कि आजकल एडवर्टाइजमेंट टीवी में भी दिया जाने लगा है। प्रसारण का मतलब यही है कि एडवर्टाइजमेंट टीवी में देना है, जिसके बारे में योग्यता वगैरह सब कुछ बता दी जाती है कि इस पद के लिए क्या योग्यता है, कितनी सैलरी मिलेगी, क्या अनुभव होना चाहिए। टीवी में एडवर्टाइजमेंट देना ही प्रसारण कहलाता है। तो इसके आधार पर भी भर्ती की जाती है। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं बाहरी भर्ती की हानियां क्या क्या है। बाहरी भर्ती की हानियां, लाभ व हानियां। तो सबसे पहले हम लाभ पढ़ेंगे। योग्य कर्मचारी मिलते हैं। विस्तृत चयन है, मतलब कि बड़ा चयन है। इस चयन में बहुत टाइम लगता है। बाहरी भर्ती से संगठन में भर्ती करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, खर्चा भी ज़्यादा होता है। नवीन गुण, नए नए आपको गुण मिलने को देखने को मिल जाएंगे कर्मचारियों में। प्रतियोगी भावना, जो भी नए कर्मचारी आना चाहते हैं उनके बीच प्रतियोगिता होती है। ठीक है, क्या है इसकी हानियां। लंबी प्रक्रिया, एक तो ये लंबी प्रक्रिया है, महंगी प्रक्रिया है। वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि, वर्तमान में जो काम कर रहे होते हैं वो असंतुष्ट हो जाते हैं, क्या मुझे ही ले लेते, बाहर से क्यों ले लिया। ठीक है, तो ये सारी बाहरी भर्ती के लाभ और हानियां हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। अब हम अगली एक्सरसाइज यानी कि 6.3 को अगली वीडियो में देखेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके कुछ भी बताना पूछना हो कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और एक लाइक तो कर ही देना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मैं तुम्हारी दूसरी वीडियो के साथ मिलूंगा। तब तक गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।